2002 के गोधरा दंगों के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाए न जाने के बीजेपी के फैसले के बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था केंद्र में। मगर बिहार के एक और बड़े नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाजपेयी मंत्रिमंडल में बने रहे। हालांकि दोनों नेता आगे जाकर मोदी के एनडीए में भी साथ साथ थे, लेकिन आज उन्हीं रामविलास पासवान का सांसद बेटा और लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर अपने बूते बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहा और उसके निशाने पर लालू यादव की आरजेडी नहीं बल्कि नीतीश कुमार हैं, जिनकी सुशासन बाबू वाली इमेज को वो पंक्चर करने में लगा। चिराग पासवान और बीजेपी की सांठगांठ की राजनीतिक खुसफुसाहट के चलते बीजेपी को ऐलान करना पड़ा कि चाहे जेडीयू के मुकाबले उसकी सीटें कम भी आए, लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे अगर गठबंधन दोबारा सत्ता में लौटता है तो। नीतीश को भरोसा दिलाने के लिए मोदी और नीतीश कुमार की कई जॉइंट चुनावी रैलियां भी शेड्यूल उनका बना दिया गया है आने वाले दिनों के लिए। लेकिन सवाल उठ रहे और सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा। क्या बीजेपी की चिराग से वाकई कोई अंदरूनी डील हुई है? क्या चिराग नीतीश कुमार को जमीनी राजनीति में वाकई पटकनी दे पाएंगे जिसका वो दम भर रहे हैं? क्या बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी दोस्ती की एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है? क्या नीतीश के दिन राजनीतिक दिन लदने वाले हैं? आखिर ऐसा क्या है नीतीश कुमार में कि एक नेता जो कभी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था, वो आज मुख्यमंत्री की लड़ाई में अपनों से ही घिर गया है। 2017 में लालू यादव से गठबंधन तोड़कर वापस मोदी के एनडीए का दामन थाम लेने के बाद तो नीतीश ने राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे भी अपने लिए हमेशा के लिए बंद कर लिए थे। इस बार युवा नेता उनको बिहार की राजनीति से ही बेदखल करने पर क्यों उतारू है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुक्लू। मेरा आज का सवाल, क्या चुनावी अखाड़े में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटकनी दे पाएंगे? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से जब हाल ही में एक पत्रकार ने पूछा कि चिराग पासवान को क्या वापस एनडीए में लाएंगे, तो उन्होंने टाल मटोल वाले अंदाज में कहा, ये चुनाव के बाद देखेंगे। ये उस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बड़े नेता उस सहयोगी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं जो अपनी मर्जी से एनडीए गठबंधन छोड़ देता है। हालांकि इसकी कोई वजह दिखाई नहीं देती है साफ साफ। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी और जेडीयू के मुख्यमंत्री पद के चेहरे और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमले भी बोलता आ रहा है वही शख्स जिसका नाम चिराग पासवान है। अमित शाह आखिर ये क्यों न कह पाए कि जो हमारे मुख्यमंत्री को नहीं मानता उससे कैसी दोस्ती? अमित शाह ये क्यों न कह पाए कि चिराग पासवान के लिए अब एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं? आखिर अमित शाह को कैसे चुनावी नतीजों का इंतजार है? क्या ऐसे नतीजे जिसमें नीतीश की पार्टी जेडीयू पहले से कमजोर नजर आए? क्या अमित शाह की बीजेपी को ऐसा लगता है कि पोस्ट पोल अलायंस में चिराग पासवान एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं जो नीतीश की उड़ान को बांधने में काम आ सकते हैं? मजेदार बात यह है कि चिराग पासवान के निशाने पर बिहार की एनडीए सरकार का कामकाज नहीं, बस केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उन पर आरोप है कि अपने चुनाव प्रचार में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बीजेपी के नेताओं ने चिराग पासवान को इस मुद्दे पर घेरा तो चिराग ने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं और ये मैं सीना चीर के दिखा सकता हूं, मोदी जी मेरे दिल में बसते हैं। यानी चिराग पासवान के दिल में बीजेपी के लिए और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। भले वो नीतीश कुमार पर को अपना निशाना बना रहे हो, राजनीतिक निशाना बना रहे हो लगातार, बल्कि चिराग ने तो चुनौती दी कि बीजेपी के नेता खुलकर क्या ये कह सकते हैं कि चुनाव के बाद वो मेरी मदद नहीं लेंगे? सही बात तो ये है कि अमित शाह और मोदी चिराग का लॉयल्टी टेस्ट विधानसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद करेंगे। इसलिए अमित शाह
टाल मटोल कर गए उस सवाल पर। दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो ये कि चिराग की पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन करे कि बेहतरीन रिजल्ट निकाले, जो कि मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा में 39 सीटें भी जीत चुकी है 2005 में, मगर पिछले 15 सालों में विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बद से बदतर होता चला गया। और 2015 के विधानसभा चुनाव में, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में, तो लोक जनशक्ति पार्टी को मात्र 2 विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था 2015 में, और पासवान की पार्टी मोदी के एनडीए का हिस्सा थी। लेकिन जेडीयू ने 22 में से 21 सीटों पर, जहां पे जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी आमने सामने थी, उन 22 में से 21 सीटों पर जेडीयू ने अपनी जीत दर्ज की थी और लोजपा का कैंडिडेट हार गया था लोक जनशक्ति पार्टी का। लेकिन इस बार बिहार में दिलचस्प स्थितियां बन रही हैं। बीजेपी जेडीयू साथ साथ तो है, मगर अब उनके रिश्ते में वो गर्माहट नहीं रही जो 2013 के पहले थी। 2013 में क्या होता मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार पहले भी मोदी से छिटक चुके हैं, इसलिए बीजेपी को कतई अफसोस नहीं होगा अगर चुनाव के बाद ऐसी स्थितियां पैदा हों जहां जेडीयू के मुकाबले बीजेपी कहीं बेहतर प्रदर्शन करे और नीतीश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के बावजूद दरअसल सरकार का रिमोट कंट्रोल कई मायनों में बीजेपी के हाथ में हो। दूसरा ये कि बीजेपी चिराग पासवान के रूप में एक ऑल्टरनेटिव भी तैयार रखना चाहती है जो इमरजेंसी में काम आ सके। इसलिए अमित शाह चिराग पासवान को लेकर बीजेपी और एनडीए के ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। दरअसल मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के फैसले से ही बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में फासला होने लगा, बल्कि आगे जाके वो टूट भी गया। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी कि वो ही होंगे 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार। अब इस पर नीतीश कुमार को अचानक लगा कि वो तो सेक्युलर नेता है, उनकी तो सेक्युलर नेता वाली छवि है, इसलिए बीजेपी वाली एनडीए में उन्होंने कहा कि अब वो नहीं रह सकते, छोड़ दिया उन्होंने एनडीए। ये वो दौर भी था जब नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने बुन रहे थे, लेकिन 2014 के चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं। और अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू यादव का दामन थाम लिया। याद है वो भाषण जब नीतीश ने मोदी के इतिहास की जानकारी का, उनकी जनरल नॉलेज का कितना मजाक उड़ाया था। प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे बिहार, 2017 की बात है, जब नीतीश बीजेपी में वापस नहीं लौटे थे, तब की बात है, जब नीतीश लालू यादव के साथ ही थे। तो नीतीश ने एक मंच से प्रधानमंत्री के उस भाषण की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था, प्रधानमंत्री ने तक्षशिला को बिहार में बता दिया, बताइए, यह है उनकी जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का बता दिया, यह है उनकी जानकारी। याद है ये भाषण नीतीश कुमार का। लेकिन लालू यादव की आरजेडी के साथ नीतीश का ये अलायंस 2 साल भी नहीं चला और नीतीश वापस एनडीए के पाले में थे 2017 में। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी किस्मत में प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा। 2010 के बाद बीजेपी और जेडीयू पहला विधानसभा चुनाव अब यानी 2020 में दोबारा साथ लड़ेंगी 2010 के बाद। यह भी गौरतलब बात है, क्योंकि 2015 का चुनाव नीतीश और लालू ने मिलकर लड़ा था। तो आखिरी चुनाव जो जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था वो था 2010 का विधानसभा चुनाव। लेकिन वक्त का पहिया देखिए आज कैसे घूमता है। बीजेपी को लेकर जेडीयू फिर संशय में है कि वो चिराग पासवान को मोहरे की तरह उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही। आज उसी जेडीयू और बीजेपी से फौरी तौर पर एक अहम पार्टनर नीतीश कुमार को ही कारण बताकर एनडीए से बाहर चला जाता है और उसको चुनाव में सीधी चुनौती दे रहा है नीतीश कुमार को। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपने राजनीतिक जीवन के उस दौर में है जहां वो अकेले ही
नदी के बहाव को रोकने की क्षमता रखने का दम भर रही। शिवसेना हो या अकाली दल, बीजेपी के पुराने सहयोगी अब उसे छोड़ चुके हैं। लोकसभा में इतनी बड़ी मेजॉरिटी है कि मोदी की बीजेपी को दरअसल अब किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं। बस एक बिहार एक बच रहा है जहां पर बीजेपी को अपने सहयोगी के साथ सत्ता शेयर करनी पड़ रही, बल्कि सहयोगी ही वहां पे चीफ मिनिस्टर है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में नए समीकरण भी पनप रहे हैं। लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव और चिराग की बढ़ती नजदीकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार के दौरान तेजस्वी एयरपोर्ट से लेकर घाट तक चिराग पासवान की दुख की घड़ी में शामिल थे। पिता लालू यादव जेल में हैं और आगामी विधानसभा चुनाव, आने वाला विधानसभा चुनाव तेजस्वी के लिए कड़े इम्तिहान से कम नहीं, ये उनकी लीडरशिप का भी टेस्ट है। तो क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मिलकर कुछ गोल खिला सकते हैं? चुनाव में साथ नहीं तो क्या चुनाव के बाद साथ आ सकते हैं? क्या नए समीकरण बन सकते हैं? ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि दोनों नेता युवा हैं, चिराग और तेजस्वी नेक्स्ट जनरेशन है, और ये बिहार है, जेपी के संपूर्ण क्रांति वाला बिहार। आज ही तेजस्वी ने चिराग के पक्ष में बयान दिया। दरअसल हुआ यह था कि पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद जब उनका शव पटना लाया गया तो उस प्रकरण को लेकर चिराग ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने उन्हें अनदेखा किया था, मतलब चिराग को। इस पर तेजस्वी ने आज कहा, बयान दिया बाकायदा अपने चुनावी प्रचार के दौरान, कि चिराग के साथ नीतीश कुमार ने नाइंसाफी की है। एनडीए से अलग होने के पहले चिराग ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक लंबा चौड़ा खत लिखा था कि कैसे उनके पिता रामविलास पासवान के राज्यसभा नामांकन को लेकर नीतीश कुमार ने पैंतरेबाजी दिखाई कि मेरे पिताजी को उनके घर जाकर उनसे आग्रह करना पड़ा, जबकि इस मुद्दे पर एनडीए के सभी सहयोगियों में पहले ही एक राय बन चुकी थी, एग्रीमेंट हो चुका था। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने पैंतरेबाजी दिखाई, ये चिराग का कहना था। नीतीश कुमार को खतरा केवल आरजेडी से ही नहीं, जिसके नेता लालू यादव को दोस्त बनाकर उन्होंने 2017 में डंप कर दिया था। चिराग पासवान भी नीतीश की मुखालफत में ऐसे जुटे हैं मानो नीतीश बिहार के लिए बोझ हो। 15 साल जिसने शासन किया हो नीतीश कुमार ने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान के तेवर क्या बिहार की जनता के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का चिराग पासवान का स्लोगन जनता के दिलों को छुएगा? क्या बिहार का युवा नेतृत्व जनता को अपना मैसेज देने में कामयाब होगा? क्या बिहार का वोटर इन युवा नेताओं के मैसेज को समझकर वोट करेगा? या मोदी की तरह बिहार में भी नीतीश का टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, जैसे मोदी का ऐसा राष्ट्रीय राजनीति में लग रहा है आज भी टीना फैक्टर की वजह से वो बने हुए हैं, तो मोदी की तरह क्या बिहार में भी नीतीश को टीना फैक्टर या नीतीश का टीना फैक्टर उनकी जीत का फिर कारण बनेगा? मेरा आज का सवाल है, क्या चुनावी अखाड़े में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटकनी दे पाएंगे, कोई दांव खेल पाएंगे जो चुनावी नतीजे में रिफ्लेक्ट हो पाए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।